फिलहाल एम्प्लॉयमेंट देता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये डर बेवजह भी नहीं है, दुनिया में इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। लेकिन क्या भारत में ऐसा होगा? इन्हीं कुछ मुद्दों को हम जानने की आज कोशिश करेंगे और किस तरह से मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आने के बाद भारत में रिटेल इंडस्ट्री की सूरत बदलेगी, इन सभी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को 90 के दशक के बाद के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर गिना भी जाता है। मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश आने से सरकार ये भी दावा कर रही कि महंगाई काबू करने में मदद मिलेगी। दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में रोज सुबह सैकड़ों की संख्या में मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। दिन भर जान जोखिम में डालकर ये जो मछलियां पकड़ते हैं उसे स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं। स्थानीय व्यापारियों से मछलियां बड़े व्यापारियों तक पहुंचती हैं, जहां से प्रोसेस होकर रिटेल स्टोर्स तक आती हैं। इस बीच मछलियों के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। जैसे छोटे साइज के झींगे 100 रुपए किलो तक खरीदे जाते हैं, लेकिन बाजार में इनका रेट 300 रुपए हो जाता है। इसी तरह लॉबस्टर्स का भाव 2000 रुपए, बोम्बिल का भाव 500 रुपए और सुरमई जैसी मछलियों का भाव 300 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। मच्छीमार संघ के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी रिटेल कंपनियां आएंगी तो सीधे सोर्सिंग होने पर उन्हें वाजिब कीमत मिलेगी। मिडिल मैन हमको 200 रुपए देते हैं, तो अगर वो आके हम लोग को 300 रुपए में ले लेंगे और मार्केट में भी 300 रुपए वो 350 रुपए भेजेंगे तो उसको भी प्रॉफिट होगा, हम लोग को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन मिडिल मैन वो जो 200 रुपए 250 रुपए ज्यादा कमाता है, वो मिडिल मैन निकलने की वजह से कंज्यूमर को भी फायदा होगा, हमारा फिशरमैन कम्युनिटी को भी फायदा होगा। बड़े विदेशी रिटेल स्टोर्स के आने से मछुआरों की ही तरह किसानों और दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि बिचौलियों का पीछा छूटने से फलों, सब्जियों और अनाज जैसे तमाम दूसरे उत्पादों की बेहतर कीमत मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि बड़े पैमाने पर खरीद और मिडिलमैन गायब होने से ग्राहकों को चीजें कम कीमतों पर मिलेंगी। विदेशी रिटेलर्स आएंगे तो तीसरा फायदा ये होगा कि फल, सब्जियां और दूसरी चीजें सड़ने से बचाई जा सकेंगी, क्योंकि विदेशी रिटेलर्स के लिए ये जरूरी होगा कि वो कुल निवेश की रकम का 50% हिस्सा वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेंगे। चौथा फायदा ये होगा कि विदेशी रिटेल कंपनी आएंगी तो फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए भारी संख्या में लोगों की भर्तियां करेंगी। कुल मिलाकर सबका भला होगा। किसानों को अपना उत्पन्न बेचने के लिए कुछ नया तरीका मिल जाएगा और शायद वेस्टेज जो है, जो फ्रेश फूड में जो वेस्टेज है वो काफी हद तक कम हो सकता है। ज्यादातर विदेशी रिटेलर्स के स्टोर 50,000 से लेकर 1 लाख वर्ग फुट साइज के होते हैं। ऐसे स्टोर्स अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में खोले जाएंगे, क्योंकि शहर के बीचों बीच इतनी जगह मिलना मुश्किल है। शहर के बाहर होने की वजह से छोटे किराना दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी असर नहीं पड़ेगा, जबकि जिन इलाकों में ये विदेशी स्टोर्स खुलेंगे वहाँ रियल एस्टेट की तगड़ी डिमांड भी पैदा होगी। उत्कर्ष चतुर्वेदी, जी बिजनेस, मुंबई। दरअसल रिटेल में 51% विदेशी निवेश को मंजूरी के बाद छोटे रिटेलर्स को नुकसान की बात फैलाई जा रही है। लेकिन बड़े रिटेल फॉर्मेट के आने के बाद के 22 साल बाद भी अब तक छोटे रिटेल स्टोर्स कोई ग्रोथ में अब तक तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। टेक्नोपैक की एक रिपोर्ट की अगर माने तो छोटे स्टोर्स को बड़े रिटेल स्टोर से कोई खतरा नहीं होगा। रिटेल सेगमेंट में अपनी पहचान बना चुके शॉपर्स स्टॉप ने 22 साल पहले देश में पहला बड़ा स्टोर खोला था। तब से लेकर अब तक ढेर सारी कंपनियों ने इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई। जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया वो बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। जो बचे हैं किसी तरह कारोबार कर रहे हैं, लेकिन छोटे स्टोर्स पहले भी थे, अब भी हैं। ऐसे स्टोर्स ने अपने दम पर बड़ी कंपनियों को अपना कारोबार समेटने के लिए मजबूर कर दिया। जिन बड़ी कंपनियों ने घुटने टेक दिए उनमें सुभिक्षा, विशाल रिटेल और कुर्टॉन जैसी कंपनियां प्रमुख हैं। तो पहली बात तो यह कि इसमें कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई है, कुछ बिजनेस खत्म हो गए। मेरे विचार से उसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं। हो सकता है मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकता है कैपिटल की प्रॉब्लम हो सकता है उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिकली गलतियां करी हो। भारत में रिटेल का बाजार संभावनाओं से भरा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में रिटेल कारोबार का साइज 30 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से छोटे रिटेल कारोबारियों की हिस्सेदारी 93% है, जबकि रिलायंस, टाटा, बिरला जैसे बड़े समूहों के इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद बड़े रिटेलर्स की हिस्सेदारी महज 7% ही है।
ऐसे में अगर वॉलमार्ट और टेस्को जैसी कंपनियां यहां आ भी जाती है तो छोटी दुकानों को फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्जिन बकायदा जिसको मिलना है वो मिले, लेकिन प्रॉफिट मे बी इज नॉट ए डर्टी वर्ड बट प्रॉफिटियरिंग इज। आज के दिन में बड़ा रिटेलर यहाँ पर आता है तो वो इसलिए कई बार प्रॉफिटियर करता हुआ बच जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसी ठीक नहीं है। रिटेल के जानकारों के मुताबिक वॉलमार्ट, कैरीफोर्ड, टेस्को जैसी कंपनियां जिन देशों में काम करती हैं, वहां हालात भारत से अलग है। तय है कि भारत में वॉलमार्ट और बड़े रिटेल स्टोर्स के लिए पांव जमाना आसान नहीं होगा। दीपक उपाध्याय, वी बिजनेस, दिल्ली। दरअसल विदेशी रिटेलर्स के विरोध की जो सबसे बड़ी वजह है वो किराना स्टोर्स पर खतरे का अंदेशा। कहा जा रहा है कि बड़े खिलाड़ी आएंगे तो छोटों को कौन पूछेगा, लेकिन वॉलमार्ट और टेस्को जैसी बड़ी कंपनियों का बिजनेस मॉडल दूसरे रिटेलर से बिल्कुल अलग है। छोटे किराना स्टोर्स लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये आशंका बेबुनियाद है कि विदेशी रिटेलर आए तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वॉलमार्ट, टेस्को और दूसरी बड़ी विदेशी रिटेल चेन बिल्कुल अलग मॉडल पर काम करती हैं। किराना स्टोर्स घर के इतने करीब होते हैं कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान आप जब चाहें तब खरीद लें। वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। इजी डे और 24/7 जैसे थोड़े बड़े रिटेल स्टोर्स आपके घर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। महीने भर की जरूरत का सामान खरीदने के लिए बिग बाजार, स्पेंसर्स और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स पर आए दिन जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि घर से ये 15 से 20 किलोमीटर दूर होते हैं। अब बारी आती है वॉलमार्ट और टेस्को जैसे रिटेलर की। ऐसे रिटेलर्स अक्सर शहर के बाहरी इलाके में होते हैं, घर से 25 से 30 किलोमीटर दूर, जहां योजना बनाकर समय निकालकर ही खरीदारी की जा सकती है, यानी महीने 1.5 महीने में एक बार। मतलब ये कि बड़े विदेशी रिटेलर्स के आने के बावजूद किराना स्टोर्स की अहमियत खत्म नहीं होने वाली। किराना स्टोर्स आपकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करते हैं जो बड़े रिटेलर्स नहीं कर सकते, यानी इनका शटर नहीं गिरने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, वी बिजनेस। दरअसल 4 लाख करोड़ रुपए का भारत में जो ये रिटेल का पूरा कारोबार है उसे माना जाता है, और उसमें से महज 5% ही अभी ऑर्गेनाइज हो पाया है। ऐसे में यकीनन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, और शायद यही वजह है कि तमाम विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार पर कब्जा भी करना चाहती हैं। इसमें गलत क्या है? क्योंकि माना यह भी जाता है कि अगर ये कंपनी अगर भारत में आती हैं तो इससे हमारा बैकएंड ऑपरेशन सुधरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, लॉजिस्टिक्स सुधरेगा, और सबसे बड़ी चीज हमें और आपको एज अ कंज्यूमर, एज एन इंड कंज्यूमर सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या क्या और फायदे इसके हो सकते हैं या नुकसान भी क्या हो सकते हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस आज की खास पेशकश में। कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में ललित अग्रवाल हैं, सीएमडी है वी मार्ट रिटेल के। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिल्ली से ही राजीव कारवाल भी जुड़ चुके हैं मिलाग्रोस को से। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड टू सी आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। और हमारे साथ आरसी अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, सीएमडी है V2 रिटेल के। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसी बिजनेस में। राजीव, पहला सवाल आपसे, क्या वास्तव में भारत की में रिटेल की सूरत बदल जाएगी जिस दिन ये विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी? किस तरह के फायदे होने वाले हैं? नहीं, देखिए, इमीडिएटली तो बहुत ज्यादा सूरत जो है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि जो बड़े इंडियन रिटेलर्स हैं उन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 8 या 10 साल से काफी अच्छा एफर्ट करा है, और उनके भी जो स्टोर्स हैं आज के दिन में वर्ल्ड क्लास स्टोर्स हैं, और कुछ इंडियन रिटेलर्स ने बैकएंड में भी इन्वेस्ट करने की अच्छी कोशिश करी है, सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स में, वेयर हाउसिंग में, और बैकएंड टाई अप्स जो होते हैं फार्मर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ अच्छा करने की कोशिश करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इमीडिएटली सब चीज बदल जाएगी। हाँ, अब ये है कि जो ज्यादा सिटीज हैं, पहले केवल 20-25 सिटीज के अंदर मॉडर्न रिटेल की जो रियल एस्टेट है वो डेवलप हो रही थी। आज के दिन में ऑलमोस्ट 50-52 सिटीज हैं जहां पर रियल एस्टेट डेवलप हो रही है। तो धीरे धीरे पेनिट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ इसका नहीं है कि सबसे बड़ा फायदा राजीव क्या मिलने वाला आपको लगता है कि जो कि पूरा एक तरह से भारत में जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस है उसे बदल कर रख देगा, वो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपके लिहाज से? राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो सबसे बड़ा फायदा होगा मल्टी ब्रांड और रिटेल में एफडीआई खुलने से, वो क्या होगा? किस तरह से भारत में शॉपिंग की जो सूरत है वो बदलेगी? सबसे बड़ा फायदा। हेलो
दीपक, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुन रही है। राजीव दोबारा फिर से लग रहा है इस वक्त उनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ इस वक्त चल रही है, दोबारा उनके पास लौटेंगे। ललित अग्रवाल हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। ललित, जो बात राजीव ने भी कही उसी से आगे हम बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है जो सबसे बड़ा फायदा होगा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खोलने से, वो क्या होगा? नमस्कार। देखिए, मल्टी ब्रांड रिटेल केवल मल्टी ब्रांड की हम बात ना करें, अभी हम ऑर्गेनाइज रिटेल की एक बात करें। हम इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज रिटेल आज भी 6% के नीचे है। तो मल्टी ब्रांड रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल को मल्टी ब्रांड रिटेल की एफडीआई से जोड़ा जा रहा है। तो अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का प्रॉस्परनेस देखना है, उसकी बढ़ोतरी देखनी है, उसकी ग्रोथ हमें देखनी है, जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल की ग्रोथ हो जाएगी। और उसकी ग्रोथ के लिए एक फॉरेन इन्फ्यूजन ऑफ फंड चाहिए। तो अगर फॉरेन फंड जब हमारे पास आएंगे तो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ आएगी। तो जब ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ आएगी तो कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे यहाँ पर आज भी जो है 500 स्क्वायर फीट से जो नीचे की दुकानें हैं, जो 500 स्क्वायर फीट से नीचे की दुकानें हैं, वो केवल 4% है। हमारे पास टोटल मिला के मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ दुकानें हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर केवल 4% दुकानें ऐसी है जो 500 स्क्वायर फीट से ऊपर है। तो 500 स्क्वायर फीट की दुकानों से छोटी दुकान जो होती है, उसमें आपको लगता है कि भी कस्टमर जो है, हमारा कस्टमर शॉपिंग कैसे करता है? वो दुकान के बाहर खड़ा रहता है, वो दुकान के बाहर से खड़े होकर ग्राहक से, दुकानदार से सामान मांगता है, दुकानदार का जो मन करता है वो सामान लाके देता है उसको, और वो उसको वो जो चीज प्रेजेंट करता है उसी में से उसको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो कस्टमर को एक चूजिंग का जो ऑप्शन होगा वो और अच्छा हो जाएगा, उसका वातावरण और अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज बिहेवियर आ जाएगा। तो मल्टी ब्रांड रिटेल या एफडीआई आने से, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आने से ये बेनिफिट कंज्यूमर को होंगे। जो इंडियन कंज्यूमर्स है, जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है, हमारे 120 करोड़ की जनता हमारे यहाँ रहती है, तो उनको उनकी सुविधा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और उनकी वैल्यू फॉर मनी उनको मिलनी इम्पोर्टेंट है। जी, हमारे साथ आरती अग्रवाल साहब भी हैं, सीएमडी हैं V2 रिटेल के। अग्रवाल साहब, ये भी माना जा रहा है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में जब विदेशी कंपनी आएंगी तो उनके साथ कुछ उनकी एक्सपर्टीज भी आएंगी, नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। क्या इसका वास्तव में हमारा जो बैक एंड ऑपरेशन है, हमारा जो लॉजिस्टिक है, उसको फायदा मिलेगा? सबसे पहली बात है कि अभी इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री, खास करके रिटेल इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर एफडीआई अलाउ होगा तो ये कंसोलिडेशन होगा इस इंडस्ट्री में। और कंसोलिडेशन का फर्क मैं अगर आपको 1 by 1 गिनाऊं तो सबसे पहले कंसोलिडेशन होने से जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सप्लाई चेन में इंडस्ट्री है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मर्स की बात है, ये कंसोलिडेशन होने से इनको बल्क ऑर्डर मिलेगा। बल्क ऑर्डर मिलने से ये टोटल सप्लाई चेन में वैल्यू क्रिएट होगी, और वो वैल्यू क्रिएट होने से वैल्यू सबसे ज्यादा जिसको मिलेगी वो है कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। और दूसरी एक बात है कि जो गवर्नमेंट किस चीज से चलती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन से चलती है। तो अभी जो ये फ्रेगमेंटेड होने के कारण टैक्स कंप्लायंस बहुत कम है हिंदुस्तान में, और जब ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होगी तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट के कॉफर्स में पैसा आने से देश का विकास होगा। तो मैं सबसे ज्यादा मानता हूं कि ये इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है और इसका कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें ये एफडीआई बहुत ज्यादा सहयोग करेगी। जी, कुछ और भी हमारे सवाल आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ निखिल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, प्रोवोक के फाउंडर। निखिल, स्वागत है जी बिजनेस में आपका। बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह का फायदा आपको लगता है, आपका भी ओपिनियन जानना चाहेंगे, किस तरह का फायदा मिलेगा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खुलने से? सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँ कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आएंगे उनके इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल की एक्सपर्टीज है कि अगर वो 100 रुपए लगाते हैं तो मेरे हिसाब से उस 100 रुपए में पूरा 100 रुपए इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड चीज, ये जो कंपनीज आती हैं ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाती हैं और फिर वो मार्केट्स को हर जगह से टैप करती हैं। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत बहुत जरूरी है, एंड आई फील दैट दे विल ऐड अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू आवर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वेरी एसेंशियल आज के बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे तमाम खास मेहमानों से कि क्या एक जो डर है कि इससे छोटी जो दुकानें यानी मॉम एंड पॉप स्टोर जो हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है? जानेंगे हमारे तमाम मेहमानों से छोटे से ब्रेक के बाद।
hot है साहब। Virat compressive strength, Ambuja Cement. There are times when your life's gotta move up a gear, and you know that the time to be more is here. Like you've got that promotion you were waiting for, or there's someone new to love and adore. Celebrate. That's what you work so hard for. Share the joy and make it more. Introducing the spacious new Senora, when life gives you more. चंदू के चाचा ने चंदू के चुटकू को चांदी के चुटकू से पानी पिलाया। बोलो क्यों? क्योंकि चांदी करती है पानी को स्वच्छ, और स्वच्छ पानी पीकर छुटकू रहेगा स्वस्थ। चांदी की इसी क्षमता को और भी बेहतर किया है टाटा स्वच्छ के अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी ने। ये छोटे से छोटे कीटाणु को मारे और दे आपको पानी जो हो सचमुच स्वच्छ। सिल्वर नैनो टाटा स्वच्छ। एक ख्वाब है, ये रंग है। Eco-friendly paints from Kamdhenu. Italian leather seats. Experience club class in the luxurious new Monza. हर पल बदलते बाजार में कारोबार के लिए जरूरत होती है अनुभव और भरोसे की। हमारे अनुभव को बनाएं अपने निवेश का आधार और आसानी से लें इन्वेस्टमेंट के फैसले। निवेश करें करेंसी और F&O कारोबार में, या फिर कमोडिटी और इक्विटी बाजार में। ट्रस्ट लाइन इन्वेस्टमेंट आइडिया सिंप्लीफाइड। Power में go, cooling में go, चलने में go। पेश है नया टाटा सुमो गो, इसका नहीं कोई तोड़। 40% ऑफ हो जाएगा। My baby, my kitty. गंजे हॉलिडे पैकेज पर 40% डिस्काउंट चाहिए। पति देव को बता दूंगा उसकी एब्सेंट में प्रेजेंट कौन लगा रहा है। प्लीज मत बताना। डील डील। बाय द वे घंटी मैंने ही बजाई थी। अब यात्रा.com मैं तो हर यात्रा से पहले यात्रा.com आइए, जो भी डील चाहिए मैं दिलाऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। बात हम कर रहे हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को खोलने का जो सरकार ने फैसला किया है, इसका आखिर हमारे ऊपर असर किस तरह से पड़ने वाला है? क्या इससे हमारे और आपकी जो शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा? क्या हमें और आपको जो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं वो चूज करने में ज्यादा मदद मिल पाएगी? अच्छी क्वालिटी और ज्यादा वैरायटी हमें मिलेगी? सवाल यही है। लेकिन फिर भी मल्टी ब्रांड रिटेल के आने से ग्राहकों को फायदा मिलने के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ने हैं, ये भी तय है। लेकिन इससे छोटे किराना स्टोर्स को डरने की जरूरत भी नहीं है। अब तक का अनुभव यही कहता है कि बड़े रिटेलर के आने से छोटे रिटेलर पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुंबई के लोअर बरेल इलाके में किराना स्टोर चला रहे सम्यक सिंह बड़े विदेशी रिटेलर्स के आने से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। सम्यक की ये दुकान इलाके के सबसे बड़े रिटेल स्टोर बिग बाजार से महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। सम्यक की ये पुश्तैनी दुकान है और 6-7 साल पहले बिग बाजार के आने के बाद भी उनकी बिक्री और कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि साल दर साल उनकी कमाई बढ़ ही रही है। सम्यक कहते हैं कि छोटी किराना दुकानों की अपनी अहमियत है और बड़े स्टोर कितने भी आ जाएं, उनकी कमाई पर आंच नहीं आएगी। क्रेडिट फैसिलिटी रहती है, बेसिकली तो मेन फैक्टर ये है, प्लस वो होम टू होम सर्विसेज है, और तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी इफेक्ट करता है, गाइडेंस है, ये सब तो मेजर फैक्टर है। सम्यक की ही तरह दूसरे रिटेलर्स भी पहले विदेशी रिटेलर्स के आने की आशंका से थोड़े परेशान थे, लेकिन अब उन्हें ये पक्का यकीन है कि बड़े स्टोर खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर बड़े स्टोर शहर के बाहरी इलाके में खुलेंगे। शहर में बड़े स्टोर के लिए जगह मिलना मुश्किल है। छोटे किराने के मॉडल पर भरोसे की एक और वजह है ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते। भारतीय ग्राहक जिन दुकानदारों पर एक बार भरोसा करते हैं, उनके यहाँ ही खरीदारी करते हैं। किसी भी रकम की खरीद पर होम डिलीवरी और उधारी की सुविधा भी मिलती है। ज्यादातर ग्राहक महीने भर का राशन एक साथ नहीं खरीदते, रोज बरोज छोटा किराना स्टोर से भी खरीदारी करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये दुकान बंद हो जाएगी, तो अगर दुकान कॉम्पिटिटिव है तो वो तो अमेरिका में भी बंद नहीं हुई आज तक।
तो कॉम्पिटिटिव नेचर तो रखना ही पड़ेगा, आपको उस बाजार में लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। छोटे किराना दुकानदारों की कस्टमाइज पैकिंग भी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। छोटे दुकानदार 2-3 रुपए वाले पैकेट और खुले में भी सामान बेचने को तैयार रहते हैं, जबकि बड़े रिटेलर ऐसा नहीं करते। बड़े रिटेलर्स के यहाँ चीजें थोक में खरीदी जाती हैं और कई बार खराब होने लगती हैं, जबकि कम स्टॉक होने की वजह से छोटे रिटेलर्स के यहाँ ये दिक्कत नहीं आती। सामान खराब हो तो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी भी आसान होती है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, वी बिजनेस, मुंबई। देखिए, इसलिए भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा छोटे रिटेलर्स के ऊपर, क्योंकि छोटे रिटेलर्स के जो अपनी एक जो उनकी ट्रेड प्रैक्टिस वो बिल्कुल अलग होती है, उनका एक पर्सनल कनेक्ट होता है। आप वॉलमार्ट के किसी स्टोर पे या बिग बाजार के किसी स्टोर पे जाकर आप उधार नहीं लगा सकते, लेकिन अपने बगल वाले के यहाँ से जाके आप वो आपको घर पे आके डिलीवरी भी देगा और आप उसको पैसा 2 दिन बाद भी देंगे तो भी चलेगा। तो एक जो पर्सनल रिलेशन बनता है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस देखी जाती है और इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बहरहाल इस पर हमारे साथ दिलीप मोदी साहब जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर, प्रेसिडेंट एसोचैम के। मोदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खोलने का सरकार का फैसला है, ये हमारी रिटेल इंडस्ट्री पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है? नमस्कार पीयूष, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, रिटेल की इंडस्ट्री आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और मेरे हिसाब से जो एफडीआई का मामला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत है। ये लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि सरकार ने सही तरीके से कहा है कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो एफडीआई का मामला है एक लॉन्ग टर्म जेस्टेशन कैपिटल अट्रैक्ट करने के बेसिस पे ये लाया गया है, तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री का फायदा ही करेगा रादर देन घाटा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे साथ बांटने के लिए। ललित अग्रवाल हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। ललित, मुझे याद है कि लंदन में जिन दिनों में रहा करता, मेरे घर के लेफ्ट में 100 मीटर पे एक ऐसा होता था, राइट में 100 मीटर पे 2 गुजराती स्टोर हुआ करते थे और दोनों का बिजनेस एज इट इज चल रहा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक मिथ ही है कि किसी भी तरह से अगर ये बड़ी दुकानें आती, छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी? मैं जरूर कहूंगा कि ये मिथ ही है कि बड़ी दुकानें आने से छोटी दुकानें कम बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन वैसे ही बहुत बढ़ रही है। इंडिया की अपनी कंजम्पशन पावर जो पब्लिक की है वो बढ़ रही है। ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे का बिजनेस खा लेना। आज जो दूसरा, जो छोटा किराने वाला जो सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रहा है, जो बेनिफिट्स वो दे पा रहा है, वो शायद ऑर्गेनाइज ना दे पाए। जितनी एक्स्ट्रा पोटेंशियलिटी जो हमारी कंजम्पशन की बढ़ेगी, उसकी पोटेंशियलिटी को हम एक्चुअल में बड़े जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स आएंगे उससे हम यूज कर सकते हैं। तो वो बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, जो एफडीआई रिटेल से जो फंड होगा, जो एमएनसीज आएंगी, उनकी एक अपनी थॉट प्रोसेस है, या ऑर्गेनाइज रिटेल की अपनी एक थॉट प्रोसेस है, उनके अपने कस्टमर टारगेट सेगमेंट है। तब तक इकोनॉमी हमारी इतनी बूम कर जाएगी कि हमारे को आज जितनी जरूरत अभी आज की डेट में महसूस हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत हमारे को जरूरत पड़ेगी। यकीनन यही सवाल यहाँ पर उठता है कि वॉलमार्ट या फिर जब कोई और बड़ा रिटेल स्टोर भारत में आएगा तो इससे होगा क्या? तमाम तर्क वितर्क के बीच किसानों को क्या मिलेगा? भारत में पहले से ही मौजूद भारतीय वॉलमार्ट की साझेदारी से निकलने ये तथ्य बताते हैं कि किसानों को बड़ा फायदा होगा। पानीपत से 15 किलोमीटर दूर रामड़ा गांव, खेत के बीचों बीच डंडी गड़ी है, उसमें पॉलीथीन सा कुछ है। ये एक ट्रैप है कीड़े मारने के लिए। इधर देखिए, कुछ लोग पॉलीथीन को बांस के सहारे खड़ा कर रहे हैं, उसमें गोबर मिट्टी डाल रहे हैं। ये कंपोस्ट बनाने की तैयारी है। कंपोस्ट मतलब केंचुआ खाद। और अब ये देखिए, प्लास्टिक की प्लेट में बने गड्ढों में मिट्टी डाली जा रही है। इन गड्ढों में पौधे उगाए जाएंगे, उसके बाद उन्हें वहां से निकालकर खेत में रोपा जाएगा। पूरी तरह साइंटिफिक स्टाइल में खेती के तरीके हैं ये तरीका किसानों को भारतीय वॉलमार्ट कंपनी ने सिखाया है। पहले हम जो प्रयोग करते थे कीटनाशक, वो उनमें ऐसा होता था कि वो जो मित्र कीट होते थे उनको भी फिनिश कर देते हैं, जिससे फसलों का, सब्जी पर काफी बुरा असर पड़ता था। अब देख रहे हैं कि अब वो कुछ जो हमारा इनके संपर्क में आने से, जो पहले से हम जो परंपरागत खेती कर रहे थे उससे हटके थोड़ा अलग से हमने खेती करना शुरू किया है, उसका हमें फायदा मिलना शुरू हो गया। ओमपाल अपने खेत पर गोभी तोड़वा रहे हैं। ओमपाल इस बात से खुश है कि खेत में पिछली बार से ज्यादा फसल दिख रही है। बाकी किसानों की तरह वो इस फसल को मंडी नहीं ले जाएंगे, बल्कि गांव में ही कंपनी के कलेक्शन सेंटर पर दे देंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। दिल्ली या पानीपत, दो ही साइड लगते हैं हमारे। वहाँ पे क्या दिक्कतें आती है? वहाँ पे दिक्कत एक तो ये आती है, जैसे मान लो एक आदमी
सुबह से लेकर शाम तक उसी के नाम का रहेगा। और जो है जैसे मान लो हम यहाँ सेंटर पे देख आए तो उसको जो है जितना टाइम बचा अपना खेत में काम करेंगे। वेद प्रकाश अपनी फसल लेकर कंपनी के सेंटर पर आए हैं। यहाँ वो किसी भी वक्त आ जाते हैं। वेद प्रकाश को एक बात अच्छी लगती है कि यहाँ फिक्स्ड रेट पर उन्हें अपनी फसल बेचनी है, न कि मंडी की तरह बोली लगने पर, वरना एजेंट की वजह से मंडी में कम दाम लगने का जोखिम रहता है। एक बात और, सेंटर से जुड़ने पर वेद प्रकाश को ये कहा गया कि हर स्टेज पर दवाई और बाकी खर्चों का हिसाब जरूर रखना है। इससे उन्हें पता हो गया कि उनकी फसल की वास्तविक लागत कितनी है और इसके दाम कितने लगने चाहिए। मंडी में एक जो लेके मतलब पैकिंग लेके 10 कर गया 15 तो 100 का बिक गया, 190 का बिक गया, 170 का बिक गया, 2 बुके पकड़ी छोड़ दी। ये प्रॉब्लम मंडी में यहाँ रेट टू रेट सुबह शाम तक एक ही रेट है। अनिल, ओमपाल और वेद प्रकाश की तरह कंपनी के सेंटर से 50 किसान जुड़े हैं। हर किसान के खेत और फसल का रिपोर्ट कार्ड है। कब कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा खाद डालना है, इसका भी हिसाब है। वक्त वक्त पर मिट्टी के परीक्षण से उसकी कमी को दूर करने की व्यवस्था भी है। कंपनी किसान से सीधे फसल खरीद लेती है। इस प्रक्रिया में बीच के वो लोग जो दाम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं खत्म हो जाते हैं। जो भी हो, कंपनी के जरिए किसान को उसके गांव में ही उसके फसल की कीमत मिल जाती है और अहम ये कि ये पैसा उधार नहीं रहता, तुरंत मिल जाता है। भूपेंद्र सोनी, जी बिजनेस, पानीपत। राजीव कारवाल हमारे साथ से बने हुए। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। राजीव, पीयूष देशपांडे। राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खुलने से, यानी जब वॉलमार्ट और कैफो जैसी जो बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, क्योंकि आज के दिन के अंदर भी जो किसान है बहुत ज्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है और इस चीज पे डिपेंडेंट है कि दैट उसको जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट प्राइस मिलता है, जो बड़े फार्मर है जो कि एक नॉर्मल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जाता है, और वो चीज जो है आपकी प्राइस को बेंचमार्क करती है। और एक जो आज के दिन के अंदर जो मंडियों के अंदर जिस तरीके से अनाज बिकता है, वो आरती का सिस्टम जो होता है, बिचौलियों का जो सिस्टम होता है, उसके अंदर वो सारा कैश का बिजनेस चलता है। और अगर माल बिका नहीं बिका, उनका अपना एक पूरा ट्रस्ट के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से उनका सारा कारोबार चलता है। जब एक मॉडर्न रिटेलर जब वहां किसान के पास जाता है और वो कहता है कि भाई मुझको आपकी ये फसल चाहिए और ये फसल अगर मॉनसून अच्छी हो गई तो मैं इतना पैसा दे दूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एक जो बड़ा रिटेलर होता है वो पब्लिकली लिस्टेड होता है, उसको वो कैसे लॉसेस बुक करेगा, या एक किसान जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है और उसको अपना इनकम टैक्स और वो बाकी सारी बुक्स भी मैनेज करनी कई बार नहीं आती हैं, तो वो कुछ एक सिस्टम इस तरीके से बन चुका है इंडिया के अंदर कि दैट बिचौलिए, इवन बड़े रिटेलर्स के साथ भी बिचौलिए आज के दिन के अंदर काम कर रहे हैं। और उसी का रीजन है कि दैट इंडियन बड़े रिटेलर के आने के बावजूद भी जो इन्फ्लेशन है, अगर आप देखेंगे